हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट की जो थ्योरीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रेट कांस्टेंट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो बेसिक्स हैं अपने उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में एक रिएक्टर होता है, उसमें हम लोग कुछ इनपुट्स डालते हैं। इनपुट्स आपके फ्लो रेट हो सकते हैं या हीट हो सकती है। फिर हमें आउटपुट मिलता है। आउटपुट का मतलब हमें आउटपुट निकालना होता है। इसमें आउटपुट मेज़र करना होता है कि बेसिकली हमें रिएक्टर का वॉल्यूम बताना होता है। जो आउटपुट इस रिएक्टर के लिए है हमारा, वो है कि वो रिएक्टर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, किसके लिए, गिवन कन्वर्जन के लिए। अगर हम लोग को कन्वर्जन दिया हुआ है कि कन्वर्जन कितना है, तब हम लोग को वॉल्यूम बताना है कि रिएक्टर का वॉल्यूम कितना होगा। तो जो ये किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक्स पे डिपेंड करता है। काइनेटिक्स कितनी टाइप्स की होती हैं। फिजिकल काइनेटिक्स होंगी। फिजिकल काइनेटिक्स जहाँ पे आपका मास ट्रांसफ़र का स्टेप्स इन्वॉल्व होगा, वहाँ पे फिजिकल काइनेटिक्स इन्वॉल्व होगी। केमिकल काइनेटिक्स होती है। और फिर ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्टैक्टिंग पे, कि किस टाइप का रिएक्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि ये अपना जो है ना आउटपुट क्या होगा। रिएक्टर हम लोग ये वॉल्यूम क्या आएगा। तो कॉन्टैक्टिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की कॉन्टैक्टिंग होती है। मतलब बेसिकली रिएक्टर हम कितने टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, 2 टाइप के। या तो बैच रिएक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं या कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर में भी 2 क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप के। एक तो प्लग फ्लो रिएक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं या मिक्स फ्लो रिएक्टर। तो जब हम लोग रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके कॉन्टैक्टिंग को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो काइनेटिक्स से हमें क्या मिलता है, रेट मिलता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, स्पीड जो है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको कॉन्टैक्टिंग ये काइनेटिक्स से मिलती है। और कॉन्टैक्टिंग से हमें क्या मिलता है, रिएक्टर टाइप। हमें रिएक्टर किस टाइप का यूज़ करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और हमें इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके थर्मोडायनेमिक्स और की इन्फॉर्मेशंस और जो यूनिट प्रोसेसेस हैं, यूनिट ऑपरेशंस हैं, उनकी नॉलेज की हेल्प से हमको रिएक्टर डिज़ाइन करना पड़ता है। तो मैं परफॉर्मेंस इक्वेशन जो हम लोगों ने डिस्कस की थी कि आउटपुट हमारा क्या होगा। आउटपुट डिपेंड करेगा इनपुट पे, काइनेटिक्स पे और कॉन्टैक्टिंग पे। जो कॉन्टैक्टिंग अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे रिएक्टर के बारे में डिटेल में। काइनेटिक्स क्या होती है, काइनेटिक्स हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन होती है। रेट ऑफ जो कोई रिएक्शन हो रही हो, किसी स्पीड से हो रही है, और उसमें काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस को। फैक्टर्स क्या थे, जैसे टेम्परेचर था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थी। तो ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। तो उससे हम लोग को क्या पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें मालूम पड़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं काइनेटिक्स की, कि स्पीड क्या होगी जो रिएक्शन हो रही है। तो जैसे एक रिएक्शन हो रही है, A=R, एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, -RA के टर्म में, कि एक जो आपका रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन -RA होगी। लेकिन ये सिंस हम लोग अभी होमोजीनियस रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो होमोजीनियस रिएक्शंस क्या हो सकती हैं कि 2 लिक्विड रिएक्ट करें, तो लिक्विड फेज़ में या तो होमोजीनियस रिएक्शंस होंगे या तो गैसियस फेज़ में होंगे। 2 होमोजीनियस रिएक्शंस होने के 2 ही कंडीशन है। जैसे एक गैसियस कोई है, ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, R गैसियस प्लस S गैस, तो ये गैसियस फेज रिएक्शन हुई। जैसे एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, रिएक्ट करके एक तीसरा लिक्विड बना रहे हैं, लिक्विड प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी आपकी गैसियस फेज, ये लिक्विड फेज रिएक्शन हुई। तो ये दोनों होमोजीनियस फेज की रिएक्शंस हैं। क्या हम लोग इनके ऑर्डर के बारे में बता सकते हैं क्या, कि ऑर्डर इस रिएक्शन का कितना है या इस रिएक्शन का कितना है? तो नहीं, देख के नहीं बता सकते। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म करेंगे। अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और ये इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर, हाँ, इसका कंपोनेंट, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, बी का भी स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होगी। या इसके लिए क्या है कि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी। ये लेकिन तब ही हम लोग कह सकते हैं जब हम लोग ये इस्टेब्लिश कर लें कि जो रेट ऑफ जो ये रिएक्शंस हो रही हैं वो एलिमेंट्री हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल
वैल्यूज़ से हम लोग को पता चलेगा कि रिएक्शन एलिमेंट्री है कि नहीं है। तो बेसिकली हम लोग ने ये यहाँ तक ये समझा है कि जो रेट है अपना, रेट किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हम गैस फेज की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। तो बेसिकली दो ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? इज रेट ऑफ रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ क्या? टेम्परेचर। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लोग बार बार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह कंसंट्रेशन ही लिखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का। तो इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं कि क्या है। अगर एक F1 एक फंक्शन है टेम्परेचर का, अब कहते हैं हम लोग F2 एक किसका है? कंसंट्रेशन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज़ों का फंक्शन है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसका? टेम्परेचर पे और कंसंट्रेशन पे। तो जो टेम्परेचर का टर्म है वो हम लोग क्या लिखते हैं कि रेट कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? इनटू F2 कंसंट्रेशन। तो जो अपना ये आपका रेट, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फंक्शन है किसका? कंसंट्रेशन, ये टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन का हम लोगों ने पढ़ लिया है, थोड़ा सा देखा। अब देखेंगे टेम्परेचर का कैसे फंक्शन है। तो एक बोलते हैं कि तो ये जो फंक्शन F1T जो है, हम लोग बोल रहे हैं कि जो पहला वाला फंक्शन है टेम्परेचर का है वो K है। K इज इक्वल टू क्या होता है? जो इस्टेब्लिश हुआ है 90% या 99% तक जो डिपेंडेंसी है रेट ऑफ रिएक्शन के टेम्परेचर पे, वो अर्हेनियस ने जो रिलेशनशिप दिया था, इस्टेब्लिश किया था, उसका हम लोग अभी डेरिवेशन देखेंगे, उस पर डिपेंड करती है। तो वो क्या होती है? K0 e/RT। अभी हम लोग इसको जब डिराइव करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टर्म्स हैं और उन टर्म्स का क्या सिग्निफिकेंस है और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है, या जो कहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है वो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि हम इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट का मतलब, जैसे हम R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं करता है। तो ये कांस्टेंट कह रहे हैं, फिर डिपेंडेंसी पढ़ रहे हैं। तो ये एक्चुअली जब ये कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे ये जो रेट कांस्टेंट है आपका, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम लोग किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर वेरी कर देते हैं तो रेट कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो इसलिए इसको रेट कांस्टेंट के साथ साथ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का क्या मतलब हुआ कि वो एक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। वो एक अगर पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हो रही है तो उसके लिए वो रेट कांस्टेंट है। अदरवाइज जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो रेट जो है चेंज हो जाएगा। तो के बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? तो के की डिपेंडेंसी जो है ना थर्मोडायनेमिक्स पे है। थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग के को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर काइनेटिक थ्योरीज है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हैं। तो उसमें काइनेटिक थ्योरी में दो थ्योरीज हैं, एक है कोलिजन थ्योरी, एक है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो यह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो हम लोग ये सारी थ्योरीज़ के बारे में जो है ना पढ़ेंगे कि के किस पे डिपेंड कर रहा है और के कैसे आ रहा है। तो यूनिट ऑफ के बारे में भी हम लोगों ने ब्रीफ में पढ़ा था जब हम लोग के बारे में पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ। तो वो क्या होती है? मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n है। n क्या है? n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्टेंट जितने हैं उनकी जो रेट लॉ हम लोग लिखते हैं, जो कंसंट्रेशन आता है रेट लॉ में, कंसंट्रेशन का टर्म आता है, उसके जो पे एक्सपोनेंट होते हैं, जब सबको सम कर देते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलती है हमको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, नेगेटिव नंबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग यूनिट ऑफ के होती है मोल्स पर लीटर की टू द पावर 1 - n इंटू 1/2 या सेकेंड इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं। कभी कभी ये जो कंसंट्रेशन होती है उसको मोल पर मीटर क्यूब में भी लिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि कैसे कंसंट्रेशन हम लोग को दिया हुआ है। तो एक और फॉर्म हो सकती है इसको कभी कभी लिखा हुआ हो। तो ये वाला जो टर्म मोल पर लीटर क्या है? कंसंट्रेशन है। तो अदर फॉर्म इसकी ये है कि कंसंट्रेशन
टू द पावर 1 माइनस n, ये भी लिखा हो सकता है। और सेकेंड 1/2 को क्या कह सकते हैं, सेकेंड इनवर्स। तो जो यूनिट ऑफ के है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है, वो बेसिकली मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस n, ये n जो है क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर 0 होगी तो मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। अगर ये 1 होगी तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगी यूनिट। तो जैसे जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चेंज होगा वैसे वैसे यूनिट ऑफ के भी चेंज होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को यूनिट ऑफ के दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दी जाती। उससे फिर हम लोग हेल्प लेते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जब यूनिट ऑफ के दी हुई है तो हम लोग उससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे ऑर्डर क्या है, वो ऑर्डर क्या है। फिर हम लोग रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट। तो इसलिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से हम लोग को समझना है। और जहाँ ये दी हुई है उसको डिड्यूस करना है कि कैसे, अगर यूनिट दी हुई है तो उससे हम लोग ऑर्डर कैसे निकालें। तो दूसरी फॉर्म इस तरह भी कहीं कहीं दे सकती होती है कि कंसंट्रेशन के पावर 1 माइनस n, क्योंकि ये जो मोल पर लीटर है वो कंसंट्रेशन का टर्म है। 1 माइनस 1 है, सेकेंड इनवर्स 1 डिवाइड बाई सेकेंड था तो सेकेंड की पावर -1 हो गई। ये तो यूनिट रेट कांस्टेंट था। रेट कांस्टेंट बेसिकली जो है ना, अगर रिएक्शंस की जाएँ तो बहुत माइन्यूटली जो है ना दूसरे भी टर्म्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, लेकिन मेजरली जो डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर जाए, रिएक्शन में जैसे हो रही हैं, या नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी मामूली से डिपेंड कर जाए, कैसा मीडियम है, आयनिक है या। लेकिन जो मेजरली जो डिपेंड करता है, जो इम्पैक्ट इंडस्ट्रीज़ में हम लोग अगर प्रोडक्शन करें तो देखें तो वो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए कई थियरीज़ दी गई कि ये किस तरह डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तो इसमें आर्हेनियस थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, लेकिन जो करेक्टली प्रेडिक्ट करती हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द टेम्परेचर। तो वो जो है आर्हेनियस की थ्योरी है, वो प्रॉपरली इसको डिफाइन करती है, वो एक्सप्लेन करती है डिपेंडेंस। 95 या 99% केसेस में ही मान लीजिए कि जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी है, जो रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी है ऑन टेम्परेचर, या कहिए कि जो रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी है टेम्परेचर पे, वो आर्हेनियस लॉ के द्वारा जो है एक्सप्लेन की जाती है मोर देन 90% केसेस में। तो आर्हेनियस लॉ क्या है, आर्हेनियस ने जो ही डिपेंडेंसी या रेट कांस्टेंट के बारे में बताया था कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उन्होंने प्रपोज किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1889 में। बेसिकली होता क्या है इसमें, रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए। रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ था। कोलिजन होने के लिए क्या, जो जितने अगर मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं तो क्या सारे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना देते हैं? नहीं, वो प्रोडक्ट नहीं बनाते, उसमें कई फैक्टर्स हैं। पहली बात तो हमें देखना पड़ता है कि उनके पास एनर्जी है कि नहीं, जितना एनर्जी रिएक्शन होने के लिए चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में जो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एनर्जी जो उनको रिक्वायरमेंट है वो कितनी एनर्जी चाहिए, उनको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर रिएक्टेंट को एनर्जी चाहिए, लेकिन उनके पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी होती है। तो अब उनको कुछ हम लोग को हीट या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो रिएक्शन कब होगी? रिएक्शन तब होगी जब उनके पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो जाएगी। अदरवाइज़ कोलिजन होते रहते हैं। और हम लोग क्योंकि एक जो है अगर गैसियस फेज़ है तो एक छोटे से में बहुत ज़्यादा कोलिजन पर सेकंड होते हैं, मतलब आप 10 to the power 20, 10 to the power 25 कोलिजन पर सेकंड, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है, इतने ज़्यादा कोलिजन होते हैं। उसके हिसाब से तो रिएक्शन जो है ना बहुत फास्ट होनी चाहिए। लेकिन इशू ये है ना कि जो सारे कोलिजन होते हैं वो सारे कोलिजन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं, प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। तो जो कोलिजन हो रहा है तो फिर उससे जो है प्रोडक्ट हमें फॉर्म नहीं होता है। तो प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए चाहिए क्या कि आपको थ्रेशोल्ड, उन जो रिएक्टेंट हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी उनके पास होती नहीं तो वो एनर्जी हम लोग को सप्लाई करनी पड़ती है, कुछ एडिशनल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है। तो उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू
बी सप्लाइड टू स्टार्ट ए रिएक्शन। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो रिएक्शन के वो रिएक्शन जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो क्या करता है, कोलाइड करने लगते हैं, ज़्यादा तेज़ कोलिजन होने लगता है, उनके पास एनर्जी आ जाती है। जो जब एनर्जी हो जाती है सफिशिएंट, तो वो फिर उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल की एनर्जी आ जाती है। फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच जाते हैं, वहाँ से फिर रिएक्टेंट करते हैं। तो बेसिकली रिएक्शन कब होगी, जब उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी किसके पास, आपके रिएक्टेंट के पास। थ्रेशोल्ड एनर्जी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। बेसिकली हमने देखा था कि जो उनको चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी हम जब उनको हीट सप्लाई किए तो ऑटोमेटिकली उनकी सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई, मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ गई। तो वो उनकी एनर्जी जब बढ़ी तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो चाहिए वो उन्होंने ऑब्टेन कर ली। तो वही जो है जितना एनर्जी हमने प्रोवाइड की उसी को हम लोग बोलेंगे कि वही एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड कर रही है, वो तो इतना कम थी, वो इतना अमाउंट कम थी जितना हम लोग को सप्लाई करना पड़ा। वो टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू ध्यान रखना हमें, कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, तो रिएक्शन होने के लिए अरहेनियस ने बताया कि रिएक्शन होने के लिए पहले जो है बॉन्ड को वीक होना पड़ेगा। जो बॉन्ड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कोई एक रिएक्शन है, जैसे कंसीडर कर लीजिए इथाइल अल्कोहल है C2H5OH प्लस एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है CH3COH, तो इथाइल एसीटेट बन रहा है CH3CO C2H5 CH3CO C2H5 प्लस H2O प्लस वाटर निकल रहा है। तो ये रिएक्शन, पहली बात तो रिएक्शन होगी क्यों, रिएक्शन इसलिए होती है कि मान लीजिए कोई है, इसको ये कन्विंस करे इन रिएक्टेंट को कि आप लोग जो है ना रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना लो। आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, इन जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको कोई कन्विंस ये जैसे करे कि नहीं आप लोग की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबल नहीं हो, आप लोग अनस्टेबल हो, और हर चीज़ का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अनस्टेबल पोजीशन में रहे। तो कहते हैं कि आप लोग जो है ना आपस में रिएक्ट कर लीजिए, तो रिएक्ट जब आप लोग करेंगे तो एक आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा, आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। तब ये लोग भी कहेंगे कि हमारे पास तो एनर्जी है नहीं, जो रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए तो एनर्जी है नहीं, तुम लोग रिएक्ट कैसे करेंगे। तो वही फिर इनको जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वही है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है इनको एनर्जी प्रोवाइड कर दिया कि आप लीजिए एनर्जी हमारी तरफ से लीजिए, आप लोग रिएक्ट करके आप एक स्टेबल प्रोडक्ट बना लीजिए। तो रिएक्शन होने के लिए क्या है कि हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। और रिएक्शन होती कैसे, पहले जो है ना जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो बॉन्ड्स हैं, जो ये केमिकल बॉन्ड्स हैं जो फॉर्म है जो रिएक्टेंट के, वो पहले वीक होते हैं। तो पहले हमें एनर्जी प्रोवाइड करके उन बॉन्ड्स को वीक करना पड़ता है। जब फिर वीक हो जाते हैं तो फिर वो ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाती है। जब एक बार ब्रेकिंग बॉन्ड की हो गई, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंच गए वो, तो फिर नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो अरहेनियस लॉ है, अरहेनियस ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, वो थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करती है, वो थर्मोडायनेमिक्स से डिफाइंड है। तो थर्मोडायनेमिक्स से कैसे डिफाइंड है, तो ये अरहेनियस लॉ है वो कहाँ से आता है, थर्मोडायनेमिक्स से। तो थर्मोडायनेमिक्स से कैसे आता है, थर्मोडायनेमिक्स में जैसे एक रिएक्शन हो रही है, हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये रिएक्शन हो रही है, ए से मान लीजिए प्रोडक्ट बन रहा है आर, लेकिन ये कैसी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो ए से एक बार प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक रिएक्शन जिसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, उसका रेट कांस्टेंट K1 हम लोग बोल देंगे। फिर एक रिएक्शन कैसी हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, ये नीचे वाली एरो देखेंगे, उसका रेट कांस्टेंट बोल देंगे K2। तो जब ये रिएक्शन होगी तो पहले ये रिएक्शन
प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन कुछ देर बाद जो है ना ये प्रोडक्ट ये डिकम्पोज होकर फिर ए बनाने लगेगा। तो एक रिएक्शन हो रही है जो ए से आर बना रही है, जो दूसरी रिएक्शन हो रही है आर से ए बना रही है। तो ये शुरू में तो इनका रेट जो है डिफरेंट होगा, हो सकता है जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर है वो ज़्यादा तेज़ हो इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ आर। लेकिन एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे क्या होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आर इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसोशिएशन ऑफ आर, या कहिए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए। एक से जो आर का फॉर्मेशन का रेट है वही आर से ए का फॉर्मेशन का रेट है। तो उस वक्त जो है चेंज फिर ये उनकी क्वांटिटीज़ नहीं होंगी, क्योंकि उस वक्त जो है जितना फॉर्म हो रहा है उतना ही डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन रिएक्शन होती रहती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो वांट हाफ ने एक रिलेशन डेवलप किया इसके, तो वांट हाफ इक्वेशन उन्होंने रिलेशन किया डी टी ऑफ ln के। हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कैपिटल के से लिखेंगे, और जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है उसको स्मॉल के से हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। उन्होंने बोला कि ये रिलेशन उन्होंने डेवलप किया है कि हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वायर के बराबर है। ये वांट हाफ इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये क्या है, आपका के है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, K1 बाई K2। तो ये आपका K क्या है, K1 बाई K2 है। और जो डेल्टा HR है, हीट ऑफ रिएक्शन है, वो क्या है, जो रिएक्शन E1 माइनस E2, जो एक्टिवेशन एनर्जी जो इस रिएक्शन के लिए है माइनस एक्टिवेशन एनर्जी जो इस वाली रिएक्शंस के लिए है, तो उनका डिफरेंस है। तो हम लोग वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या हमें आता है, d/dt ln K1 डिवाइड बाई K2, ये इज इक्वल टू क्या हुआ, E1 माइनस E2 बाई RT स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, d/dt ln K1 माइनस d/dt ln K2 इज इक्वल टू E1 बाई RT स्क्वायर माइनस E2 बाई RT स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये जो d/d ये वाला टर्म है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इसके, और जो दूसरा वाला टर्म है d/d2 ln K2 है वो करस्पॉन्ड कर रहा है इसके। तो ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, d/dt ln K1 इज इक्वल टू E1 एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट रिएक्शन अपॉन RT स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। ये एक तो हुई कि कोई रिएक्शन है उसके लिए हो रही है। अगर K1 को जनरलाइज करने के लिए K हम लोग बोल देंगे तो E1 जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी वो E हो जाएगी। तो इसको फर्दर इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, d/dt ln K इज इक्वल टू स्मॉल k है रिएक्शन रेट कांस्टेंट E/R स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, d ln K इज इक्वल टू E/RT स्क्वायर dt। ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब क्या है कि हम लोग इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो अब हम लोग जानते हैं क्या, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर क्या होता है, x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ln k बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ln k हो जाएगा, सॉरी ln k इज इक्वल टू
ये क्या है, ई कांस्टेंट है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता क्योंकि यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। और आर क्या है, रिएक्शन ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आर, तो ई बाई आर को हम लोग बाहर ले लेंगे, डी टी बाई टी स्क्वायर है ये। और अब हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन के एक्स पावर एन का क्या होता है, तो इसको करेंगे एक्स पावर एन माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, ई बाई आर टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन एल एन के। सिंस हम लोग यहाँ पे लिमिट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों को एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा सी। अगर लिमिट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट सी यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन के है, तो ई बाई ये टी की पावर माइनस वन है तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वन, तो ई बाई आर टी प्लस ये कांस्टेंट है। देखिए कांस्टेंट है तो इसको हम लोग, कांस्टेंट है तो हम लोग के बोल सकते हैं, के नॉट बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि ये कांस्टेंट है, के नॉट है, के नॉट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। फर्दर रिएक्शन में क्या, फर्दर स्टेप में क्या करेंगे, एल एन के इज इक्वल टू ई माइनस ई बाई आर टी। अब एल एन, ये के नॉट है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एल एन के नॉट लिख देंगे, कोई इशू नहीं, कांस्टेंट है, एल एन के भी एक वैल्यू आएगी जो कांस्टेंट होगी। ऐसा इसलिए क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसको इसके साथ इसको हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो हमें एक टर्म मिल जाएगा। अब इसको एल एन के नॉट को इधर ले आएंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, तो एल एन के माइनस एल एन के नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाई आर टी। अब देखिए एल एन के डिवाइड बाई माइनस एल एन के नॉट है, तो इसको हम लोग क्या सकते हैं, एल एन के डिवाइड बाई के नॉट, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आर टी। अब जो जानते हैं हम लोग नेचुरल लॉग एल एन होता है, उसका बेस ई होता है, तो के डिवाइड बाई के नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर ई बाई आर टी। यहाँ से रिएक्शन रेट कांस्टेंट अपना क्या मिला, रिएक्शन रेट कांस्टेंट हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से आएगा के इज इक्वल टू के नॉट ई टू द पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई आर टी। यही अर्हेनियस का एक्सप्रेशन था। उन्होंने जो ये रेट कांस्टेंट को या रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की डिपेंडेंसी बताई टेम्परेचर पे, तो ऐसे है के इज इक्वल टू के नॉट ई टू द पावर माइनस ई बाई आर टी। अब यहाँ पे जो पैरामीटर वेरियस यूज़ कर रहे हैं ये क्या हैं, ये हम लोग जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे के है रेट कांस्टेंट, आपका है रेट कांस्टेंट, और ये हम लोग दूसरा नाम इसको क्या देते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। के नॉट क्या हुआ आपका है, ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, तो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं इसको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल दीजिए, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये यूनिटलेस होगा क्योंकि ई एक वैल्यू है, आर भी एक वैल्यू है, डिपेंड करेंगे इसको, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी, और ई की भी एक वैल्यू होती है 2.33 है जो आसपास, तो एक कांस्टेंट है, जिनकी कोई यूनिट नहीं है। ई क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी। ई क्या है, ई ये बोल दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिएक्शन में ई यूज़ किया, तो एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन टू स्टार्ट, वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल होती है, या कहीं कहीं पे हम लोग जूल की एक यूनिट, एनर्जी की एक यूनिट और क्या होती है, कैलोरी है, तो कैलोरी पर मोल इसकी एक यूनिट कैलोरी पर मोल हो जाएगी। ये क्या है, टी है आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन है या टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम है। ये किस में होता है, हमेशा केल्विन में हम लोग इसको लेंगे, जब हम लोग इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो केल्विन में यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमारा जो है ना इक्वेशन, हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। और ये क्या है, गैस कांस्टेंट है,
गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं? इसकी तो वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, वो डिपेंड करता है कि किस सिस्टम में हम लोग ले रहे हैं। तो अगर हम लोग एनर्जी के सिस्टम में ले रहे हैं तो 8.31 ये क्या होती है? जूल पर मोल केल्विन ये होती है। अगर इसी को हम लोग कैलोरी में लिखें तो कैलोरी में 4.18 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आता है? 1.98 जूल की जगह क्या पे हो जाएगा? कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। अगर इसको हम लोग उसमें लेते हैं जो अपना एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लीटर में, तो 0.0821 उसमें क्या होता है? एटीएम लीटर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं? केल्विन, एटीएम लीटर पर केल्विन। और इसको फिर हम दूसरे टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बार यूज़ करना चाहें तो इस तरह भी यूज़ करेंगे जो, लेकिन हमारे इम्पॉर्टेंट जो है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंस है जिसका, वो है आपकी जूल, क्योंकि एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो जूल, ये एनर्जी हम लोग जूल या कैलोरी में बात करेंगे। देयरफॉर जो हम लोग आर यूज़ करेंगे वो हमेशा इसमें यूज़ करेंगे, जूल में या कैलोरी में। तो जूल पर मोल यहाँ 8.31 या 8.314 अगर 3 डिजिट में आप लोग यूज़ करना चाहें यूज़ कर लें। 1.987 यूज़ कर सकते हैं, 2 यूनिट, 2 अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर लीटर मोल यहाँ पे मिस हो गया था, तो मोल भी आएगा यहाँ पे। तो ये यूनिट्स हैं। अगर और भी यूनिट्स में आप लिखना चाहें, बार में लिखना चाहें, या प्रेशर की यूनिट होती है mm, तो mm तो हम लोग जहाँ एटमॉस्फेयर में यूज़ किए हैं तो 730 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आ जाता है अपना 62.37। अब यहाँ प्रेशर किस में हम यूज़ करें? mmHg, और फिर वॉल्यूम लीटर में यूज़ करते हैं, मोल इंटू केल्विन। केल्विन ये टेम्परेचर हो गया। तो ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन, अपना जो ये रेट कांस्टेंट आया था जो हमने डेराइव किया है, रेट कांस्टेंट K इक्वल टू K नॉट E टू द पावर माइनस E एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाई RT। तो K जो है रेट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इसको बोलते हैं। K नॉट जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये कांस्टेंट होता है। E जो है ना एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। A जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, वो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो जूल पर मोल में हो सकती है, कैलोरी पर मोल, 2 यूनिट में बेसिकली हम लोग डील करते हैं। एनर्जी है, टेम्परेचर जो हम लोग केल्विन में हमेशा यूज़ करेंगे, और जो R है आपका गैस कांस्टेंट है वो 8.314। तो बेसिकली इसमें हम लोग को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, या जो क्वेश्चंस पूछेंगे कि रिएक्शन रेट, या तो हमें जो है ना एक्टिवेशन एनर्जी दे दी जाए एक रिएक्शन की, और 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन को किया जाए, तो बोलेंगे कि रिएक्शन जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग को 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, या एक टेम्परेचर दे दिया जाए और एक हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट दे दिया जाए, तो बोलेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी उसके लिए, उस सिस्टम के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे, मतलब प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, और अदर फॉर्म्स क्या हो सकते हैं उसको। तो हम लोग का बेसिक इक्वेशन क्या आया? K इज इक्वल टू K नॉट E टू द पावर माइनस E बाई RT। तो अगर हम अभी ln ले लें जहाँ से रिवर्स किया हमने, तो ln K इज इक्वल टू क्या होगा? ln K नॉट, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है इसलिए दोनों का ln अलग अलग कर सकते हैं, ln E टू द पावर माइनस E बाई RT। अब ये जानते हैं कि ln जो है इसका बेस E होता है, E भी होता है, तो 1 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ln K इज इक्वल टू ln K नॉट माइनस E बाई RT। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दें, इसको पहले हम लोग लिखते हैं ln K इज इक्वल टू माइनस E बाई RT प्लस ln K नॉट। अब अगर इसको हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं तो वो इसको हम लोग उससे कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी इक्वेशन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको और थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लिखें,
ln k इज इक्वल टू m क्या है माइनस E/R, m हो गया, और आपका t क्या है 1 बाई जो x क्या है टेम्परेचर है अपना, क्यों वेरी क्या कर रहा है हम लोग, टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से रिएक्शन रेट कांस्टेंट जो है वो वेरी कर रहा है, प्लस c आपका क्या है ln k नॉट है। तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग जैसे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाएंगे, एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ जाए तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन पे, रिएक्शन कांस्टेंट पे किस तरह इम्पैक्ट होता है, या अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहले हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे इसका, ये हम लोगों ने ये कर्व बनाया, ये इक्वेशन लिखी है ln k इज इक्वल टू माइनस E/R RT, ये जो अरहेनियस इक्वेशन से आती है ये, और जो है वेरियस इम्पैक्ट क्या है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर जो है रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट को या रेट ऑफ रिएक्शन को।